नई कहानियां। सुबह का वक्त है, सूरज निकल चुका है। मुर्गे की बांग के साथ पूरा गांव जाग गया है। सुब्बम्मा घर के आंगन में बैठकर नौकरों पर ऊंची आवाज में चिल्ला रही है। उधर रमनम्मा रसोई में खाना बनाने में लगी है। सूरया खेत जाने के लिए अपना हल तैयार कर रहा है। अरे ओ रमनम्मा, अभी तक चूल्हा नहीं जला क्या? देख, धूप तो सिर पर आ गई। दूध अभी तक चढ़ाया क्यों नहीं? हाथ थोड़ा तेज चला। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब तक पूरा घर साफ कर लेती थी, रंगोली बना देती थी, जानवरों का बाड़ा भी साफ कर देती थी। पता नहीं आजकल की लड़कियां इतनी धीरे धीरे क्यों काम करती हैं। ये लीजिए सासू माँ, दूध उबल गया है। कल रात आपको बुखार था ना, इसलिए पहले आपके लिए गर्म पानी रखा, उसके बाद दूध चढ़ाया। सब काम हो गया है। आपके लिए काढ़ा भी बनाकर ला रही हूँ। अच्छा, ला इधर। अरे सूर्या, कल बाजार से गुड़ कितने में लेकर आया था? मैंने सुना जितना बोल कर भेजा था उससे 4 आने ज्यादा देकर आया है। तुझे मोल भाव करना आता ही नहीं, बस पैसा उड़ाना आता है। अरे माँ, गुड़ थोड़ा पुराना था लेकिन अच्छा था, स्वाद भी बढ़िया था, इसलिए उसने जितना बोला मैंने दे दिया। आखिर खाना तो हमें ही है। यही सोचते रहोगे कि हमें ही खाना है तो जो भी दरवाजे पर आएगा उसे भी ऐसे ही पैसे बांटते रहोगे क्या? एक एक पैसा जोड़ोगे तभी तो आगे बच्चों का घर बार बस पाएगा। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी पेट काट कर पैसे बचाए, तब जाकर ये 3 एकड़ खेत बच पाए हैं। सासू माँ, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने जो गुड़ लिया है वो इसलिए कि पुराना गुड़ आपकी खांसी के लिए अच्छा रहेगा। बस आपके लिए प्यार से ज्यादा पैसे दे दिए, इनकी कोई गलती नहीं है। तू तो हर बार अपने पति का ही साथ देती है। चल ठीक है, अगर तू कह रही है कि उसने मेरे लिए लिया है तो मैं कुछ नहीं कहती। सूरया हल उठाकर खेत की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय है। सूरया खेत से वापस घर आ गया है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठने ही वाले होते हैं कि तभी सुब्बम्मा का दूर का रिश्तेदार पापा राव हाथ में एक पुराना कागज लेकर आंगन में आ पहुंचता है। अरे भाभी जी, घर पर है ना? प्रणाम भाभी जी। प्रणाम सूरया। अरे कौन? अरे वाह, पापा राव देवर जी, आइए आइए। मेरे पति के जाने के बाद तो आपने कभी इस घर का रास्ता ही नहीं देखा। आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रमनम्मा और देवर जी के लिए ठंडी छाछ ले आ। क्या बताऊं भाभी जी, भैया के जाने का इतना दुख था कि इस तरफ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। बिना उनके इस घर को देखना मुश्किल लगता था, लेकिन आज एक बड़ी मजबूरी में आपके पास आना पड़ा। क्या हुआ मामा जी, सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे बेटा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। मेरा पूरा कारोबार डूब गया। ऊपर से कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये देख, तुम्हारे पिताजी का लिखा हुआ कागज भी साथ लाया हूँ। मेरे पति का कागज? ये कैसी बात कर रहे हो देवर जी? मेरे पति ने कभी किसी से उधार नहीं लिया, वो किसी के कर्जदार नहीं थे। अरे भाभी जी, बात ऐसी है, मरने से करीब 1 महीने पहले भैया मेरे पास आए थे। खेत के काम के लिए उन्होंने मुझसे 500 वरा उधार लिए थे। उसी का ये लिखा हुआ कागज है। अपने हाथों से लिखा था और नीचे उनके दस्तखत भी हैं। मैंने इतने साल इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मजबूरी में पैसे मांगने आया हूँ। मुझे गलत मत समझिए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई? क्या सच में मेरे पति ने कर्ज लिया था? मरने से पहले मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। अब मैं 500 वरा कहाँ से लाऊं? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मामा जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो हमारे 3 एकड़ खेत में से 1 एकड़ अपने नाम कर लीजिए, लेकिन पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती मत कीजिए। हमारे पिताजी का नाम खराब मत होने दीजिए। घर के अंदर खड़ी रमनम्मा ने पापा राव की सारी बातें सुन ली थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि पापा राव कोई बड़ी चाल चल रहा है। वो अपने ससुर को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और सुनिए जी, आप भी अपने आंसू पोंछ लीजिए। मामा जी अपने ही रिश्तेदार हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। वो भला हमारी बेइज्जती क्यों करेंगे? मामा जी, मेरे ससुर जी ने आपसे 500 वरा उधार लिए थे और उसके बदले ये कागज लिखा था। बस यही बात है ना?
हाँ बहू, बिल्कुल यही बात है। देखो, मुझे ब्याज व्याज कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे 500 वरा वापस मिल जाएं, मैं अभी चला जाऊंगा। तुम्हारी सास तो बेकार में घबरा रही हैं। अरे मामा जी, घबराने की क्या बात है। वैसे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मरने से पहले मेरे ससुर जी ने मुझे एक बहुत बड़ा राज बताया था। उन्हें आपकी ईमानदारी पर बहुत भरोसा था ना। अरे रमन अम्मा, ये तो क्या बोल रही है? उन्होंने तुझे कौन सा राज बताया था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सासू माँ, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी रमन अम्मा, मैंने अपनी मेहनत की कमाई के 1000 वरा पापा राव के पास सुरक्षित रखे हैं। अगर मेरे जाने के बाद मेरे नाम का कोई कर्ज निकले तो वो उसी में से अपना पैसा काटकर बाकी रकम तुम्हें दे देगा। मुझे पापा राव पर पूरा भरोसा है। मैं इतने दिनों तक इसलिए चुप रही क्योंकि घर में पहले से ही दुख का माहौल था, लेकिन आज तो मामा जी खुद ही पैसे लेने आ गए हैं। क्या 1000 वरा मेरे पास? ये बिल्कुल झूठ है। भैया ने मेरे पास एक पैसा भी नहीं रखा था। ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे मामा जी, मरते वक्त कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा? अगर मेरे ससुर जी का आपके नाम लिखा हुआ ये कागज सच है तो फिर उनकी आखिरी बात भी सच होनी चाहिए ना। अगर उनकी कही हुई बात झूठ है तो फिर ये कागज भी झूठा माना जाएगा। हाँ देवर जी, मेरे पति मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने कहा था कि आपके पास उनके 1000 वरा रखे हैं तो पहले उसी में से अपने 500 वरा काट लीजिए। अरे भाभी जी, मेरी बात मानिए। उन्होंने मेरे पास कोई पैसे नहीं रखे थे, लेकिन ये कागज बिल्कुल असली है। तो फिर मेरे ससुर जी की आखिरी बात भी असली मानी जाएगी। आपके पास एक कागज है और मेरे पास उनके आखिरी शब्द। अब इस बात का फैसला यहाँ नहीं हो सकता। चलिए सासू माँ, हम सब गांव की पंचायत चलते हैं। धर्मैया जी जो फैसला देंगे हमें मंजूर होगा। अगर सच में कर्ज हमारा निकला तो हम खेत बेचकर भी आपका पैसा चुका देंगे। शाम होते होते पूरे गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पंचायत के मुखिया धर्मैया अपनी कुर्सी पर गंभीर होकर बैठे थे। एक तरफ सुब्बम्मा, रमणम्मा और सूरैया खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ पापाराव सिर झुकाए घबराया हुआ खड़ा था। पापाराव, ये क्या मामला है? बड़ा भाई जैसा इंसान इस दुनिया से चला गया और उसके बाद तू उसकी बीवी के पास कर्ज का कागज लेकर पहुंच गया। धर्मैया जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। भैया ने सच में मुझसे 500 वरा उधार लिए थे। ये उसी का लिखा हुआ कागज है, लेकिन ये बहुत झूठी कहानी बनाकर कह रही है कि भैया ने मेरे पास 1000 वरा जमा करवाए थे। बेटी रमनम्मा, तू पापाराव पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तेरे पास इसका क्या सबूत है? जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा वो वापस आकर गवाही तो नहीं दे सकता। धर्मैया जी, मेरे ससुर जी वापस नहीं आ सकते, ये बात मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर उनके हाथ का लिखा हुआ ये कागज सच माना जाएगा तो मरने से पहले उनके मुंह से निकली आखिरी बात भी सच मानी जानी चाहिए। अगर आप फैसला देते हैं कि ये कर्ज वाला कागज असली है तो हम अपना खेत बेचकर भी पापाराव जी को 500 वरा देने के लिए तैयार हैं। मेरे ससुर के जो 1000 बरहा है उनमें से उन्हें 500 बरहा काट के हम लोगों को 500 वापस देने को कहिए, ठीक है? बिल्कुल सही कहा बहू ने। धर्मैया जी, इसमें गलत क्या है? अगर कर्ज वाला कागज सच है तो जमा किए हुए पैसे भी सच होने चाहिए। मुझे तो शुरू से ही पापाराव की नीयत ठीक नहीं लगी। वाह बेटी रमनम्मा, वाह। तेरी अक्ल और समझदारी को मेरा सलाम। ऐसा इंसाफ तो बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच पाते। क्या बोलता है पापाराव? बहू की बात मानकर 500 अपने पास रखेगा और बाकी 500 इन्हें वापस देगा, या सच बताएगा कि तूने मरे हुए इंसान के नाम पर नकली कागज बनाकर धोखा देने की कोशिश की? ये कागज देखते ही मैं समझ गया था, इसकी लिखावट और सुब्बम्मा के पति की लिखावट अलग है। धर्मैया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये नकली कागज बनाकर भाभी जी को धोखा देने की कोशिश की। भैया ने ना मुझसे कभी उधार लिया था और ना ही मेरे पास कोई पैसे रखे थे। शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देने चला था। तेरी किस्मत अच्छी है कि इस समझदार बहू ने वक्त रहते तेरी चाल पकड़ ली, वरना आज सुब्बम्मा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। अब दफा हो जाए यहाँ से।
पापाराव शर्म से सिर झुकाकर वहां से भाग गया। पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने रमणम्मा की समझदारी और हिम्मत की जमकर तारीफ की। रमणम्मा के दोनों हाथ पकड़कर कंपाती आवाज और आंसुओं के साथ घर गई। बेटी रमणम्मा, मुझे माफ कर दे बेटी। तू सिर्फ बहू नहीं है, तू हमारे घर की महालक्ष्मी है। सुबह मैंने तुझे न जाने क्या क्या कहा, पर तूने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज अगर तेरी चतुराई न होती तो वो पापाराव मेरी नाक के नीचे से 500 वरा ऐंठ लेता। हाँ रमणम्मा, मेरे तो उस जाली दस्तावेज को देखते ही हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। तूने क्या खूब सबक सिखाया उसे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं सासू माँ? मुसीबत आने पर घर को बचाना घर की बहू की ही जिम्मेदारी है ना। इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप बेकार में मुझे इतना आसमान पर मत चढ़ाइए, पहले अंदर चलिए। ठीक है बेटी, चल, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। सब लोग खुशी खुशी हंसते हुए घर के अंदर चले गए। अंधेरा घिर रहा था, लेकिन उस घर में खुशियों की रोशनी भर गई थी। मुसीबत के समय घबराने के बजाय अगर सूझबूझ और चतुराई से सोचा जाए तो किसी भी धोखे को आसानी से पकड़ा जा सकता है। सच्चाई और न्याय देर सवेर धोखेबाजों की साजिशों को चीरकर बाहर आ ही जाते हैं। 150 साल पहले रामापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। वहां रंगैया और कनकम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुस्सा आने पर अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते और छोटी बातों पर रूठ जाते थे। एक दिन सुबह रंगैया खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था और कनकम्मा घर के काम में व्यस्त थी। उसी समय पड़ोसी पुल्लैया और उनकी पत्नी सूरम्मा उनके आंगन में आए। अरे ओ कनकम्मा, धूप तेज हो रही है। 10 बजे तक खेत में दोपहर का खाना लाना मत भूलना। कल की तरह अमरूद और नींबू का अचार रख लेना। आज पास के गांव से मुखिया पेद्दैया जी भी हमारा खेत देखने आ रहे हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक है, इसलिए खाना स्वादिष्ट होना चाहिए और छाछ में जीरा डालना मत भूलना। खेत में खाना लाना मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन आप आते समय बाजार से मेरे लिए रेशमी साड़ी लाना मत भूलना। कल सूरम्मा अपनी साड़ी दिखाकर इतरा रही थी। अगर आप साड़ी लाएंगे तभी मैं कल से खाना लाऊंगी, नहीं तो आप भूखे रहेंगे। ये मेरी जिद है। अगर आप साड़ी नहीं लाएंगे तो आपको मेरे हाथ का खाना खाने का कोई हक नहीं है। क्यों रंगैया, सुबह सुबह ही तुम्हारी पत्नी ने जिद शुरू कर दी? कल मैंने अपनी पत्नी को साड़ी दिला दी तो समझो गांव की सभी औरतों के लिए त्योहार आ गया। मेरी पत्नी की साड़ी देखकर तुम्हारी पत्नी का भी मन ललचा गया है। दिला दो यार बेचारी को। औरतों की इच्छा पूरी करना पति का धर्म ही तो है। ओहो, जिद। तो सुन कनकम्मा, तुम्हारे मांगने पर मैं रेशमी साड़ी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अगर मैं अपनी मर्जी से लाऊं तभी तुम्हें पहनना होगा। तुम्हारे मांगने पर लाना मेरे पौरुष का अपमान है। तुम्हारी जिद के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी मूंछों की कसम, आज मैं साड़ी नहीं लाऊंगा। जब मैं अपना मर्जी से लाऊंगा तब तुम पहन सकती हो, ठीक है? अरे बाप रे, तुम दोनों की जिद तो हाथियों की लड़ाई जैसी है। अरे कनकम्मा, क्या एक साड़ी के लिए पति को भूखा मारोगी? वे तो बस मजाक कर रहे होंगे। तुम खाना लेकर चली जाना। अगर ऐसे जिद पकड़ोगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी पगली? पेट भर खाना न देने से पाप लगता है। अगर तुम इसी तरह डटे रहे तो परिवार नहीं चलेगा। जिंदगी में कई चीजों के लिए समझौता करना पड़ता है। नहीं सूरम्मा, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। जब तक वे रेशमी साड़ी नहीं लाते मैं खेत की तरफ कदम भी नहीं रखूंगी। अगर उन्हें भूख लगे तो वहीं लगे, ताड़ के फल चबाकर खा लें या पेद्दैया जी से ही कुछ मंगवा लें। मेरी साड़ी आएगी तभी उनका खाना जाएगा। ठीक है कनकम्मा, अगर तुम खाना नहीं लाओगी तो मैं भी भूखा ही रहूंगा, लेकिन आस पड़ोस में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। देखते हैं किसकी जिद जीतती है। मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन वो साड़ी नहीं खरीदूंगा। देखते हैं कि मेरी मर्दानगी जीतती है या तुम्हारी जिद। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दोपहर हो गई। वो पूरे दिन धूप में काम करता रहा, बिना कुछ खाए।
कड़कती धूप में रंगैया, पुल्लैया और मुखिया पेद्दैया जी बरगद के पेड़ की छांव में बैठे हैं। पेद्दैया जी गांव के मामले सुलझाने वाले बड़े बुजुर्ग हैं। रंगैया के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है रंगैया, सुबह से खेत में घूमकर थक गए हैं और भूख से पेट जला जा रहा है। तुम्हारी पत्नी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? हमारे मजदूर भी खाना खाने चले गए। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। पेद्दैया जी, आज रंगैया का खाना शायद नहीं आएगा। सुबह पति पत्नी के बीच बड़ी ठंड गई थी। पत्नी ने कहा कि बिना रेशमी साड़ी के खाना नहीं दूंगी और इन्होंने कह दिया कि मैं लाऊंगा ही नहीं। दोनों की जिद पक्की है। देखना है कि किसकी जिद जीतती है। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? पति पत्नी के बीच कैसी जिद रंगैया? ठीक है, अगर वो नहीं ला रही है तो मैं अपने घर खबर भिजवाता हूं। मेरी पत्नी वैसे भी खाना भेजेगी ही, हम तीनों मिलकर खा लेंगे। मेरी पत्नी के हाथ की गोंगूरा की चटनी और गरम चावल लाजवाब होते हैं। मना मत करो, इंसान को जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए। नहीं पेद्दैया जी, मैंने सुबह अपनी पत्नी से कसम खाई थी, अगर वो खाना लाएगी तभी खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मेरी मूंछों की क्या कीमत रह जाएगी? आप दोनों खा लीजिए, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। जब मेरी पत्नी आकर खाना परोसेगी तभी मेरा पेट भरेगा। अगर मैं भूखा मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है मुखिया जी। अरे बाप रे, क्या अपनी जिद के लिए जान दे दोगे रंगैया? पेट में 4 दाने जाएंगे तभी तो दिमाग काम करेगा। अपना मर्दानगी दिखाओगे तो भूख से ही मरना पड़ेगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अपना अभिमान साइड में रखो, कुछ खा लो। इतने में उधर से गांव के पुजारी शास्त्री जी आ गए। उनके हाथ में पंचांग की एक छोटी सी किताब और छाता है। वे सबको अच्छी बातें बताने वाले सज्जन और मार्गदर्शक हैं। सबको नमस्कार। क्या बात है रंगैया, भूख से चेहरा क्यों उतर गया है? ऐसी तेज धूप में भूखे रहने से बीमारियां घेर लेंगी। चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। बात वो नहीं है शास्त्री जी, रंगैया जिद पकड़कर बैठा है। इसने कसम खाई है कि अगर पत्नी खाना नहीं लाएगी तो ये कुछ नहीं खाएगा, और वो घर में बैठी है कि जब तक रेशमी साड़ी नहीं मिलेगी खाना नहीं लाऊंगी। पेद्दैया जी खाना खिलाने को तैयार हैं, पर ये मना कर रहा है। शिव शिव, ये कैसी जिद है रंगैया? गृहस्थी में जिद काम नहीं आती। जैसे एक रथ के 2 पहिए होते हैं, वैसे ही पति पत्नी होते हैं। तुम्हारी पत्नी का खाना लाना उसका प्यार है और उसकी मांग पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी मर्दानगी बचाने की कोशिश में खुद को मत मारो, ठीक है? शास्त्री जी, आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के सामने हार नहीं मान सकता। ये मेरे पौरुष का सवाल है। जरूरत पड़ी तो पूरी रात यहीं गुजार दूंगा, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। शाम होने लगी। घर में कनकम्मा का मन बेचैन होने लगा और उसे चिंता सताने लगी कि उसका पति भूखा होगा। उसकी जिद अब कमजोर पड़ रही थी। तभी सूरम्मा वहां आई। अरे कनकम्मा, क्या अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई है? भूख और धूप से तेरा पति खेत में बेहोश हो गया होगा। पेद्दैया जी और शास्त्री जी के समझाने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पति की जान को कुछ हो गया तो क्या तब ये रेशमी साड़ी पहनकर इतराओगी? जिस तरह से आप अपने पति के साथ बर्ताव कर रही हो, उसके लिए पूरा गांव आप पर थूक रहा है। हाँ। क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया? मेरा पति गांव के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है, अपना जीत पर बना रहता है। मैंने तो बस जिद में कह दिया था सूरम्मा, मुझे नहीं लगा था कि वे भूखे रह जाएंगे। मेरी जिद से बढ़कर मेरे पति की जान है। मुझे अब रेशमी साड़ी नहीं चाहिए। मैं तुरंत खाना लेकर जाती हूँ और उनके पैर पकड़कर उन्हें खाना खिलाऊंगी। ये हुई ना बात। जिद ना पत्नी को करनी चाहिए ना पति को। जल्दी जा, तेरा पति तेरा ही इंतजार कर रहा होगा। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ।
कनकम्मा आनन फानन में खाने की टोकरी उठाकर खेत की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पेड़ के नीचे कमजोर हालत में बैठे रंगैया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाफते हुए उसके पास पहुंची। सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मूर्खतापूर्ण जिद के कारण आप दिन भर भूखे रहे। रेशमी साड़ियों से बढ़कर आप मेरे लिए हैं। कृपया ये खाना खा लीजिए। अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूँगी। आइए जी, खा लीजिए। खनकम्मा, मेरी जिद भी तो गलत थी। तुम मेरे लिए इतनी धूप में दौड़ती हुई आई हो। तुम्हारे प्यार के आगे मेरी जिद हार गई। देखिए पेद्दैया जी, शास्त्री जी, मेरी पत्नी आ गई। मेरी पत्नी के प्यार ने मेरे पौरुष को जीत लिया है। मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो खाना लेकर जरूर आएगी। बहुत बढ़िया। पति पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। गलती का एहसास करके एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। जिद हमेशा रिश्तों को तोड़ती है, लेकिन प्यार ही उन्हें जोड़ता है। शुभम, जिद हार गई और प्यार जीत गया। गुस्सा पल भर का होता है, प्यार हमेशा रहता है। अब तुम दोनों मिलकर शांति से खाना खाओ। मिलजुल कर रहने में ही सच्चा सुख है। रंगैया और कनकम्मा दोनों ने मिलकर खुशी खुशी वो खाना बांटकर खाया। उस समय वो खाना उन्हें अमृत जैसा लगा। उनकी जिद खत्म हो गई और उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। उस दिन के बाद से वे कभी छोटी बातों पर जिद नहीं करते थे और खुशी खुशी रहने लगे। गृहस्थी में जिद और अहंकार किसी काम के नहीं होते। जिद से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। एक दूसरे को समझना और प्यार से गलतियों को सुधारना ही सच्ची गृहस्थी है।